Hello guys, welcome back. In this video, we are going to discuss about the crystal field theory. अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझने से पहले हमें ये जानना होगा, इससे पहले जो बॉन्डिंग का थियरी वैलेंस बॉन्ड थियरी हमने पढ़ा था, उस वैलेंस बॉन्ड थियरी में क्या लिमिटेशंस, क्या कमियां रही जिसके कारण हमको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की जरूरत पड़ी। तो हम पॉइंट्स वाइज डिस्कस कर लेते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस क्या है। देयर आर डिफरेंट लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. Details of magnetic property cannot explain with the help of valence bond theory. Also, you have studied about the magnetic property, but there are certain compounds which cannot explain with the help of valence bond theory. Optical spectra, or you can say color of complex, cannot be explained with the help of valence bond theory. Thermodynamic stability of the complex cannot be explained with the help of valence bond theory. And compound having coordination number 4, square planar or tetrahedral, which one will be suitable and why? This cannot be explained with the help of valence bond theory. Valence bond theory also failed to distinguish between strong एंड वीक लिगेंड. स्ट्रांग और वीक लिगेंड का डिस्टिंक्शन नहीं हो सकता है. जस्ट टू ओवरकम इन द लिमिटेशन ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एच बेथे गिव्स न्यू थ्योरी. दिस इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. अकॉर्डिंग टू एच बेथे, देयर आर फ्यू पॉइंट्स टू एक्सप्लेन द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. First, the electrostatic force of attraction between metal and ligands act as a metal and ligands arises. Suppose this is metal and this is ligand. So what happen? A electrostatic force of attraction between metal and ligands arises, but ligands act as a point charge in negative ligands. In case of negative ligands, it acts as a point charge, but in case of neutral, point dipole. In case of neutral, ligands act as a point dipole, or you can say simply dipole. Next point, due to repulsive interaction in point charge, means suppose two or more than two ligands approaching to a central metal, then what happen? The repulsive force between these ligands try to arrange in such a way that minimum repulsion occurs. इसको ऐसे अरेंज करेंगे ताकि इनके बीच जो रिपल्सिव फोर्स है वो कम से कम लगे, और जब रिपल्सिव फोर्स कम लगेगा तो इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स. अब इसमें मेटल लिगेंड्स के बीच जो इंटरेक्शन होने वाला है वो टू टाइप्स का होगा. या तो अट्रैक्टिव हो सकता है या फिर रिपल्सिव हो सकता है. मीन्स इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स आ सकता है या फिर रिपल्सिव फोर्स आ सकता है. और d orbitals have different arrangement, different orientation. That is dxy, dyz, dxz, dx square y square and dz square. These are the orientation across the axis and between the axis. अब यहां पे देखिए ये तीन सेट जो है वो डी ऑर्बिटल जो अरेंज है वो बिटवीन द एक्सिस है. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में है, इसलिए इसको बोलेंगे डी एक्स वाई.
वाई और जेड एक्सिस के बीच में है, इसलिए बोलेंगे डी वाई जेड। एक्स और जेड के बीच में है, इसलिए इसको बोलेंगे डी एक्स जेड। और ये पूरा जो सेट है एक, इसको बोलेंगे T2G सेट, या इसको बोल सकते हैं ट्रिपली डिजेनरेट सेट। ट्रिपली डिजेनरेट सेट ये कहां होगा? बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस, ये होगा बिटवीन द एक्सिस। दूसरा सेट आपको यहां दिख रहा है जो ईजी या इक्वली डिजेनरेट सेट कहलाता है। ये होता है आपका अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। अब ये डी ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया कि कुछ लोब्स जो है बिटवीन द एक्सिस होते हैं, कुछ लोब्स जो है ऑन द एक्सिस होते हैं। और जब हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उस पर कोई लिगेंड अप्रोच करता है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो लिगेंड्स के अप्रोच करने का जो एरिया है वो अलोंग द एक्सिस होगा या फिर बिटवीन द एक्सिस होगा। दो पॉसिबिलिटी है, इसलिए यहां पर दो तरह के कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर लें तो ऑक्टाहेड्रल में जो लिगेंड्स अप्रोच करेंगे वो अलोंग द एक्सिस, लिगेंड्स अप्रोचिंग इन सेंट्रल मेटल एटम अलोंग द एक्सिस, देयरफॉर ऑर्बिटल्स present along the axis get maximum repulsion and becomes higher energy. Therefore, EG set becomes higher energy. Crystal field theory for coordination number 6, that is octahedral complexes. In octahedral complexes, d orbitals in free atom arrange in this way, but in average energy, when ligand approach to the central metal atom, they slightly increase in energy, and this d orbital is split into two parts, that is T2G and EG. T2G and EG depends upon the approaching ligands. If approaching ligands on the axis, ligands along axis, अगर हम एक्सिस के अलाउंग लिगेंड अप्रोच करता है तो रिपल्सन सबसे ज्यादा कहां होगा? जो ऑर्बिटल एक्सिस पर प्लेस होंगे, और एक्सिस पर प्लेस हुए ऑर्बिटल्स हैं यहां इजी सेट, जिसमें हम डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और दूसरे की जो बिटवीन द एक्सिस है उनकी एनर्जी घट जाएगी। लेकिन कितना घटेगी? इसका रिपल्सिव फोर्स इस पर लगेगा, इसका रिपल्सिव फोर्स इस पर लगेगा, यानी यहां पर 3 सेट है। अगर टोटल हमारे पास 5 ऑर्बिटल है तो 3 सेट्स हियर, देन रिपल्सिव फोर्स काजेस ऑन ईजी सेट इज 3/5। टोटल जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो 3/5, क्योंकि इस साइड से जो फोर्स लगेगा वो 3 का फोर्स लगेगा और इस साइड से जो फोर्स लगेगा वो 2 का लगेगा। इसलिए इधर जो डिप्रेशन होगा एनर्जी में वो होगा 2/5 और जो इंक्रीज होगा वो होगा 3/5। जो टोटल एनर्जी डिफरेंस आएगा इसको हम यहां से लेकर के यहां तक जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और यू कैन से क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इसको बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा
ओ मीन्स ऑक्टाहेड्रल। अगर यहाँ पे टी होगा तो ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पे एवरेज से जब स्प्लिट किया तो यहाँ दो पार्ट बना, एक T2G सेट और एक EG सेट। जो एनर्जी का डिफरेंस आया उसमें कितना डिफरेंस आया, वो उतना ही आएगा जितना रिपल्सिव फोर्स काज करेगा। और रिपल्सिव फोर्स कितना लग रहा है, यार इस साइड से 3 ऑर्बिटल रिपेल कर रहे हैं तो 3 टाइम्स ज्यादा होगा, ये 2 टाइम्स ज्यादा होगा, इसलिए टोटल वो है 5 है तो 3/5 ऊपर और 2/5 नीचे चला जाएगा। ये स्प्लिटिंग हो गई। अब हमारे पास जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, किसी भी सेंट्रल एटम में डी ऑर्बिटल के पास जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस बेस पर होता है। सपोज हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन लेकर के चल रहे हैं हम, 5 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और 5 इलेक्ट्रॉन अगर स्प्लिटिंग है तो स्प्लिटिंग हो गई तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे यहाँ तक, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी अलग अलग है। यहाँ एक टर्म आपको और सीखना है, पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी, अब ये क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी क्या होता है, इसको हम कैपिटल P से भी रिप्रेजेंट करते हैं। पेयरिंग एनर्जी मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम पेयरिंग एनर्जी कहते हैं। अब इसके बेस पर अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे स्प्लिटिंग और पेयरिंग एनर्जी को कंपेयर करेंगे। स्प्लिटिंग अगर ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है, तो फर्स्ट जो कम होगा वो प्रोसेस पहले होगा, यानी जिससे एनर्जी कम ली जा रही है वो वर्क पहले होगा। यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अगर पेयरिंग एनर्जी कम है, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स पहले पेयर ही कर जाएगा स्प्लिट करके, क्योंकि स्प्लिटिंग ज्यादा हो गई तो ये जो दूसरा ऑर्बिटल है वो हायर लेवल पर पहुंच गया और जो एनर्जी इसके पास है वो कम मिल रही है, इसलिए पेयरिंग यहीं पर कर लेगा। तो ये पॉसिबिलिटी ये बनेगी, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे और इसमें पेयरिंग एनर्जी यूज की जाएगी। लेकिन अगर स्प्लिटिंग एनर्जी कम है और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो उस केस में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लेस नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्प्लिटिंग तो कम है, इसकी वैल्यू कम है, और पेयरिंग के लिए हमें जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है। तो पहले वो वर्क कंप्लीट किया जाएगा जिसके लिए एनर्जी कम लगती है। तो यहाँ पर उस केस में ये हो जाएगा अरेंजमेंट, इस तरह से इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे और इस तरह से हमारे पास 2 तरह के कॉम्प्लेक्स आप बन पाएंगे। एक में इलेक्ट्रॉन्स जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा होंगे और एक में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। जिस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उसको बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। जैसे अगर इस तरह की कंडीशन बनती है तो इसको बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और यदि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाए तो उसको बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। If pairing energy P is greater than the splitting energy, then complex is like this: high spin complex. High spin complex. If pairing energy is less than the octahedral splitting energy, or simply you can say splitting energy, then low spin complex form. Low spin complex form. The low spin complex and high spin complex depend upon the amount of pairing energy as well as splitting energy. Magnitude of
splitting energy, also known as spectrochemical series. There are different ligands which arrange in their splitting power, or you can say splitting energy, and these are known as spectrochemical series. In previous video we have discussed strong field and weak field ligands which can be determined with the help of donor atom of ligands. लिगेंड्स का कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसके बेस पर देखेंगे। HOS मीन्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, अगर ये डोनेट करते हैं तो इनको बोलेंगे वीक लिगेंड। CNP कार्बन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ये अगर डोनर एटम है तो उसको बोलेंगे स्ट्रांग लिगेंड। अब इसके बेस पर अरेंज किया गया है, लेकिन उसके बावजूद इसमें पावर जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और पावर को कंपेयर करना एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसलिए इनके सीरीज को लर्न करना होगा। इसके बाद हम क्रिस्टल की जो अपने स्प्लिटिंग एनर्जी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे? अभी हमने देखा कि जो लिगेंड अप्रोच कर रहा है तो सेंट्रल मेटल दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक तो T2G सेट और एक EG सेट। तो EG सेट और T2G सेट, इसके लिए जो एनर्जी यहां पर वेरियर था वो 3/5 था और यहां पर 2/5 था। इट मीन 0.6 था और 0.4 था। अब इसके रिगार्डिंग जितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होंगे उसके बेस पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इक्वल टू 0.4 इंटू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ T2G प्लस 0.6 इंटू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ EG सेट। अब सपोज हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है और अरेंजमेंट जो है हाई स्पिन है, तो हाई स्पिन के केस में जो अरेंजमेंट आएगा वो इस तरह से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा तीसरा और इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन अरेंज होंगे। अब यहां पर T2G सेट में 3 इलेक्ट्रॉन है, EG सेट में T2G में 3 इलेक्ट्रॉन, EG सेट में 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी वैल्यू यहां पर रख देंगे तो ये आपको मिल जाएगा 0.4 इंटू 3 प्लस, ये वैल्यू माइनस में है इसलिए इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू घट रही है, इसकी वैल्यू बढ़ रही है। इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, यहां पर माइनस लिखेंगे, और इसकी वैल्यू बढ़ रही है, इसकी वैल्यू प्लस में आएगी। तो 0.6 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है 2, इसकी वैल्यू होगी -1.2 प्लस 1.2। इस केस में रिजल्टिंग वैल्यू होगी 0, मीन्स यहां पर स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 0 होगी। इसी को दूसरे केस में देखा जाए, जब हमारे पास पेयरिंग यहां पर हो जाए, इसको बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, सॉरी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में पेयरिंग हो चुकी है, मीन्स पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन द स्प्लिटिंग एनर्जी। ये कब होगा, पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन द स्प्लिटिंग एनर्जी।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, तो 0.4 इंटू 3 माइनस में वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू होगी -5, 2.0। ये आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी मिल जाएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, दैट इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस splitting takes place in such a way that ligands approaches between the axes, and if ligand approaches between the axes, then orbital present between the axes get maximum repulsion and orbital present on the axis minimum repulsion, that is Eg have less energy and T2g have higher energy. This is the main cause of splitting in tetrahedral. So in tetrahedral complexes, T2g set have higher energy by 0.4 or 2/5 as compared to Eg set, that is 3/5 or 0.6. So in coordination number 4, tetrahedral complexes, splitting of d orbitals like this. फैक्टर इन्फ्लुएंस द स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्प्लिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फर्स्ट, ग्रेटर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर जितना ही ज्यादा होगा, उसमें स्प्लिटिंग उतना ही ज्यादा होगा। पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल, अगर ट्रांजिशन मेटल की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में अलग अलग है, तो जितना ही नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ज्यादा होंगे, सेल ज्यादा होगा, तो स्प्लिटिंग का पावर ज्यादा होगा। 3D है लेस स्प्लिटिंग देन 4D and 4D have less than 5D. Geometry of complex. It depends upon the geometry of complex. It may be tetrahedral, may be octahedral. Next है nature of ligands. Ligands may be strong field, may be weak field. Therefore, splitting also depend upon the nature of ligands.